नमस्कार दोस्तों। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर जिले में एक सरवणखेड़ा नाम का गांव पड़ता है और इसी सरवणखेड़ा गांव में रहने वाला मनवीर मनवीर के पास अपनी 30 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था। मनवीर ने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे पैसे जोड़ रखे थे। मनवीर के दो बेटे होते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम मनोज होता है और छोटे बेटे का नाम आनंद होता है। बड़ा बेटा मनोज, जो कि फौज में 4 साल पहले जो वो भर्ती हो चुका था, अब इस समय अपने देश की सेवा किया करता है। जबकि छोटा बेटा आनंद अपने पिता मनवीर के साथ खेती किसानी का काम संभाला करता था। अब मनवीर ने जो है 3 साल पहले अपने बड़े बेटी मनोज की शादी कामनी नाम की लड़की के साथ करवा दी और जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है तो परिवार में पति पत्नी खुश रहने लगते हैं। फौजी मनोज एक साल में एक या दो बार अपने घर आया करता था। जब भी छुट्टी मिल जाती थी अक्सर वो अपने घर पर ही आया जाया करता था और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। लेकिन कामनी नहीं जानती थी कि इतनी सुरक्षित परिवार में वह ठीक तरह से सुरक्षित है। आगे भविष्य में चलकर कामनी के साथ दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली थी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कामनी इस पूरे परिवार में रहते हुए भी अपने पति से दूर रहते हुए अपने देवर आनंद, अपने ससुर शीले सिंह की खूब जमकर सेवा किया करती थी। बहुत ही मेहनती सुशील महिला होती है, लेकिन कामनी नहीं जानती थी कि इस परिवार में आगे चलकर क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते और एक तारीख आ जाती है। 2 सितंबर दिसंबर 2025 का दिन, करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। खुशियों में हरा भरा रंग होता है, क्योंकि आज बेटा मनोज 7 दिनों के लिए फौज से छुट्टी लेकर घर आने वाला था। जैसे ही फौजी अपने घर पहुंचता है तो अपने पिता मनवीर से मिलता है, आनंद से मिलता है, फिर इसके बाद वह अपनी पत्नी कामनी से ही मिलता है। और इस तरीके से शाम के 3 बजे के आसपास फौजी मनोज अपनी पत्नी कामनी को कहने लगता है कि चलो शहर में घुमा के ले आके आता हूँ तुम्हें। पत्नी कामनी भी खुश होकर अपने पति फौजी के साथ शहर में चली जाती है और उसके बाद पति पत्नी होटल में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने पिता के लिए, जो फौजी होता है, वह कुछ कपड़े खरीदता है और छोटे भाई आनंद के लिए भी कुछ अच्छे खासे कपड़े खरीदता है। और ये सामान खरीदकर पति पत्नी दोनों रात के करीब 8:30 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाते हैं। फिर से अपने परिवार में घुल मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। फौजी मनोज यहाँ पर इस गांव के अंदर 7 दिन के लिए रुकता है और 7 दिनों को जैसे ही उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तो उसके पूरे परिवार में फिर से खुशी का माहौल होता है। वह खत्म होने लगता है और इस तरीके से 10 दिसंबर 2025 का दिन होता है, जिसमें फौजी मनोज सिंह अपनी पत्नी को कहने लगता है, अब मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए फिर से नौकरी पर जाना पड़ेगा। और इस तरीके से पत्नी कामनी होती है काफी परेशान हो जाती है। कामनी कहती है कि जैसे तैसे करके तुम्हें छुट्टी मिली थी, लेकिन मनोज अपना सामान पैक कर रहा होता है। सामान पैक करने के बाद वह अपनी नौकरी पर चला जाता है और इस तरीके से 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आई जाती है, 15 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 10 बजे के आसपास वक्त होता है। बरसात का मौसम होता है और जो मनवीर होता है वह अपने बेटे आनंद को कहने लगता है कि बेटा, आज थोड़ी बरसात का मौसम है, क्यों ना खेत में छाता लेकर चलते हैं। इस तरीके से जो अपने बेटे जो हो वो अपने बेटे को लेकर और छाता लेकर दोनों खेत के तरफ चलते हैं। लेकिन उस समय तक थोड़ा मौसम ठीक होता है और जो पत्नी कामनी होती है वह अपने ससुर अपने देवर के सारे कपड़ों को धो देती है और कपड़ा धोने के बाद अब उन दोनों कपड़ों को सुखाने लगती है, ऊपर चली जाती है। जैसे ही वे नीचे आती है तो 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये महिला सोचने लग जाती है, कपड़े तो मैंने ऊपर सुखा दी हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा गीले हो सकते हैं। इसी वजह से कामनी फिर से कपड़े उठाने के लिए ऊपर जाती है और जैसे ही वो ऊपर जाती है और कपड़े उठा रही होती है तो ज़्यादा बारिश के कारण और वो ज़्यादा भीग जाती है। जैसे ही कामनी इतनी बारिश में भीग जाती है तो कामनी अब सोचने लगती है कि मेरे कपड़े भीग चुके हैं और ठंडा मौसम है और मुझे ऐसा भी हो सकता है कि ठंड लग जाए। इस तरीके से कामनी उन कपड़ों को लेकर नीचे आती है और फिर अपने कपड़े बदलने के लिए अपने अलग से कमरे में चली जाती है। जैसे ही कामनी कमरे के अंदर कपड़े बदल रही होती है तो उसी समय उसका देवर आनंद छाता लेकर घर पर आ जाता है। आनंद ना तो घर के दरवाजे पर दस्तक देता और ना ही अपनी भाभी कामनी को आवाज लगाता है। आनंद सीधे उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है जिस कमरे में उसकी भाभी कामनी अपने कपड़े बदल रही होती है। और आनंद जैसे ही आनंद की नजर अपनी भाभी कामनी पर पड़ती हैं तो उनकी खूबसूरती पर पड़ती हैं तो आनंद की नीयत में कमी आ जाती है, क्योंकि आनंद ने अपनी भाभी कामनी की खूबसूरती को देख लिया था।
कामनी खूबसूरत को जब देख लिया था तो आनंद की नियत में बहुत खोट आता है। वह अपनी भाभी की तरफ लगातार देखता रहता है। उसकी भाभी उससे कहने लगती है कि आनंद, मैं तुम्हें बिल्कुल तुमने गलत किया है। तुम घर के अंदर आ रहे थे, पहले तो तुम्हें आवाज़ लगानी चाहिए थी। अगर आवाज़ नहीं लगा सकते तो फिर दरवाजे पर दस्तक ही दे देते। और ये दो चार बातें उसको सुनाती है। कामनी होती है, वह अपने कपड़े बदल चुकी होती है, लेकिन आज आनंद की नियत में इतनी ज्यादा कमी आ चुकी होती है कि वह अपने भावी कामनी को हासिल करने के लिए ख्वाब देखने लगता है। और आनंद नाम का लड़का है, अब किसी भी कीमत पर अपनी भाभी को हासिल करना चाहता था। जैसे ही 3-4 घंटे का वक्त गुजरता है, उसके बाद कामनी की माँ संतोष देवी इसके पास फोन कॉल करती हैं। संतोष देवी कामनी को कहती हैं कि बेटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तू एक दिन के लिए मेरे पास आ जा। कामनी अपनी माँ संतोष को कहने लगती है कि माँ, थोड़ी बारिश हो रही है, अगर बारिश जैसे ही रुक जाएगी तो फिर मैं अपने देवर आनंद के साथ तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। और ये बात कहने के बाद ही जो कामनी होती है फोन कॉल काट देती है। करीब 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बारिश भी रुक चुकी होती है। कामनी अब अपने देवर आनंद को कहने लगती है कि आनंद, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे अपने मायके जाना है। तुम मुझे अपने बाइक से मैके छोड़ाओ। इसके बाद जो आनंद होता है वह अपनी भाभी को कहने लगता है कि चलो अभी निकलते हैं। और इसके बाद आनंद अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और अपनी भाभी के थोड़े से कपड़े अपनी मोटरसाइकिल पर रख लेता है और अपनी भाभी कामनी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसके मायके की तरफ चल पड़ता है। करीब 15 किलोमीटर का तब सफर तय करने के बाद अब आनंद की आगे की हरकतें शुरू हो जाती हैं। आनंद अपनी भाभी के साथ गलत हरकतें करने लग जाता है। शुरू शुरू में तो उसकी भाभी इसकी सारी हरकतों को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन जैसे ही सुनसान इलाका आ जाता है तो आनंद अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर रोक देता है। और आनंद मोटरसाइकिल को जैसे ही रोक देता है तो उसके बाद जो कामनी होती है आनंद को कहने लगती है कि तुमने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी है। तभी आनंद कहने लगता है शायद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसी वजह से मोटरसाइकिल अचानक रुक गई है। लेकिन कामनी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद आनंद देखता है कि दूर दूर तक कोई भी यात्रीगण सड़क पर नहीं होता है। सड़क के दोनों ओर ईख के खेत खड़े होते हैं और इस तरह से सुनसान इलाका देखकर उसी समय आनंद अपनी भाभी के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और हाथ रखने के बाद अपनी भाभी को घसीटकर ईख के खेत में ले जाता है। ईख के खेत में ले जाने के बाद वह अपना रुमाल जेब से निकालता है और अपनी भाभी कामनी के मुंह पर रुमाल बांध देता है और फिर इसके बाद अपनी भाभी कामनी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। आज के समय में आनंद का जमीर बिल्कुल मर चुका होता है, वो पागल हो चुका होता है। आनंद एक पल के लिए इस बात को भी नहीं सोचता है कि वह उसकी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। आनंद कामनी के साथ इस गलत काम को अंजाम देता है देता चला जाता है। दूसरी तरफ कामनी उसके सामने हाथ जोड़ती है, काफी विनती करती है, लेकिन उसका देवर आनंद जो है रुकने वाला नहीं होता है। वह इस गलत काम को तब तक करता है तब तक उसका मन नहीं बढ़ जाता है। और जैसे ही आनंद का मन बढ़ जाता है तो आनंद अब अपनी भाभी कामनी को धमकी देते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने ये बात गांव में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फंसा लूंगा, लेकिन तो तुम्हें लेकर मरूंगा तो तुम्हें तुम्हारे साथ जीऊंगा। ऐसी ऐसी धमकियां जो उसको दी जाती हैं। तो कामनी काफी डर जाती है और इसके बावजूद भी आनंद अपनी भाभी कामनी को कहता है कि जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे मायके छोड़ कर आता हूँ। मजबूर होकर कामनी इसकी मोटरसाइकिल पर फिर से बैठ जाती है। इसके बाद जो आनंद होता है अपनी भाभी कामनी को लेकर कामनी के मैके में पहुंच जाता है। लेकिन कामनी जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो कामनी इस बात को अपनी माँ संतोष देवी से छिपा लेती है। और इस तरह से अब जो लड़का आनंद होता है अपनी भाभी कामनी को छोड़ने के बाद वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कामनी अपने मैके में 3-4 दिन रहती है। वह खूब माँ की सेवा पानी करती है, लेकिन अपनी माँ के सामने इस बात का खुलासा तक नहीं करती है। और जैसे ही एक तारीख आती है 20 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 7 बजे के आसपास आनंद अपनी भाभी कामनी के पास फोन कॉल करता है। कहता है कि भाभी, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन कामनी अपने देवर आनंद को कहने लगती है तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आने वाली नहीं हूँ। और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद आनंद का पिता अपने बेटे आनंद को कहने लगता है कि बहू को गए कई दिन का वक्त गुजर चुका है, आनंद तुम उसे उसके मायके से लेकर आओ। लेकिन आनंद अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, मैंने कोशिश कर ली है, वह मेरे साथ नहीं आना चाहती है।
अब उसके जो पिता हैं वो सोचते हैं आखिर बहू आनंद के साथ क्यों नहीं आना चाहती है। अब उसके पिता आनंद की हरकत के बारे में अच्छे तरीके से जानता था। आनंद को कहने लगता है कि आनंद, तुमने कहीं बहू के साथ उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है। आनंद मुकर जाता है। आनंद कहता है कि मैं तो भाभी को कुछ भी नहीं मैंने तो भाभी को कुछ भी नहीं बोला। और इस तरह से अब मनवीर अपने बेटे आनंद को कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल बाहर निकाल कर खड़ी कर दो और मैं बहू को लेने के लिए आज जाने वाला हूँ। इस तरीके से जो है सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। मनवीर अपनी मोटरसाइकिल को लेकर वह कामनी के मैके की तरफ निकल पड़ता है। करीब 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद अब कामनी के मायके में पहुंच जाता है। वह कामनी को कहने लगता है, कामनी जल्दी से अपने कपड़े पैक कर लो और आज हम गांव जाना चाहते हैं। इस तरीके से कामनी जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ संतोष देवी को कहती है कि माँ अब मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। इस तरीके से शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है और फिर झील सिंह अपनी बहू कामनी को लेकर इसके मायके से निकल पड़ता है। करीब 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है और इसके बाद झील सिंह की नीयत जो है अपनी बहू कामनी पर खराब हो जाती है। बीच रास्ते में मनवीर तरह तरह की अजीब हरकतें अपनी बहू कामनी के साथ मोटरसाइकिल पर ही करना शुरू कर देता है। लेकिन शुरू में जो कामनी होती है वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद उसके ससुर का हाथ तो गलती से लग गया होगा। और इस तरीके से कामनी लगातार इन्हीं बातों को अपने मन में सोचती रहती है। लेकिन जो ससुर मनवीर होता है उसकी हरकतें रुकने का नाम नहीं लेती हैं। वह थक हार कर कामनी अपने ससुर को कहने लगती है कि पिताजी सामने देखकर मोटरसाइकिल चलाओ। अब जो उसका ससुर होता है वह अपनी बहू का इशारा समझ चुका होता है। अपने मन में सोचने लगता है कि इस समय मौका अच्छा नहीं है, गांव की सीमा पर जाने के बाद अपनी बहू को खेत में लेकर जाऊंगा। इस तरीके से ख्याल अपने मन में बना लेता है और इसके बाद मोटरसाइकिल चलती रहती है। करीब शाम के 7 बजे के आसपास मनवीर अपनी बहू कामनी को लेकर गांव के ही सीमा पार कर चुका होता है। लेकिन बीच रास्ते में जो है खेत भी पड़ते थे और खेत में जैसे ही आते हैं तो वो अपनी बहू कामनी को कहने लगते हैं, कामनी देखो घर पर सब्जी खत्म हो चुकी है और खेतों में अच्छी खासी सब्जियां भी लगी हुई हैं ताजी ताजी। कुछ सब्जियां खेत में तोड़ लेता हूँ, उसके बाद शाम को वो बनाना अच्छे करके। अब गांव में अब कामनी मान जाती है। कामनी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। और इस तरह से अब जो मनवीर होता है अपनी मोटरसाइकिल को रोक देता है। मोटरसाइकिल अपनी बहू को कहने लगता है कि चलो मेरे साथ खेत में चलो, जल्दी से हम सब्जी तोड़ लेते हैं। और फिर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। कामनी भी अपने ससुर के पीछे पीछे चल पड़ती है और कुछ देर के बाद दोनों सब्जी तोड़ लेते हैं। जैसे ही सब्जी तोड़ ली जाती है तो इसके बाद उसका जो ससुर होता है वो बहू को कहने लगता है कि जो कमरा खेत में बना हुआ है वहां से मुझे थोड़ा सा सामान उठाना है, मैं वो सामान लेकर आता हूँ, तुम तब तक सब्जियों को बांध कर रख लो। और इस तरह से ससुर होता है वह उस कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन जानबूझकर 15 मिनट तक उस कमरे से बाहर नहीं निकलता है। और इस तरह से अब कामनी के मन में भी सोचने लगती है कि ससुर को आवाज लगा ली जाए। इस तरह से अब कामनी उस कमरे के पास चली जाती है और अपने ससुर को आवाज लगाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन मौका पाते ही ससुर जी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। अब एक कोने में एक दराती पड़ी हुई होती है, उस दराती को उठाकर अपनी बहू कामनी की गर्दन पर रख लेता है और कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पर तुम्हारा गला काट दूंगा। कामनी वहां संभल नहीं पाती है। अब कामनी के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वह संभल सके और इस तरीके से कामनी वहां पर मजबूर हो जाती है। कामनी सोचने लगती है कि उसका ससुर उसके जान से भी मार सकता है। अब उसके बाद इस मनवीर को आगे का गंदा खिलौना खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद जो ससुर होता है अपनी बहू कामनी के हाथ पैर कपड़े से बांधता है, इसके मुंह में कपड़ा तक ठूसता है और फिर इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। मनवीर का जमीर मर चुका होता है, उसकी आत्मा मर चुकी होती है। दोस्तों अब एक पल के लिए भी नहीं सोचता है कि आखिर ये मेरी बहू है और ये जो है मेरा रिश्ता क्या है। इस गलत काम को करने जा रहा है वो किसके साथ कर रहा है। इसके बाद जो ससुर होता है अपनी बहू के साथ लगातार गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। बहू कामनी इसके सामने हाथ जोड़ती रहती है, लेकिन जो ससुर होता है वो रोकने वाला नहीं होता है। अपने गलत काम को वो अंजाम देता चला जाता है। और जैसे ही ये ससुर का काम खत्म हो जाता है तो अपने बेटे आनंद की तरह अपनी बहू को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात घर में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी ऐसी धमकी इस महिला को दी जाती हैं।
कामनी वहां पर इतनी डर जाती है कि वह ना तो कुछ बोलने लायक हो रहती है और ना ही कुछ सुनने लायक रहती है। इसके बाद भी जेल सिंह अपनी बहू कामनी को कहने लगते हैं कि जल्दी से इस कमरे से बाहर निकलो और मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, घर की तरफ चलते हैं। सब्जियां भी उठाई जाती हैं और फिर इसके बाद जो झेले सिंह होता है वह अपनी बहू कामनी को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद मनवीर अपनी बहू कामनी को लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन कामनी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। इस परिवार के अंदर सुरक्षित ना होते हुए वह अपने आप को आहस्य महसूस कर रही होती है। कामनी सोचने लगती है कि अब तो उसका देवर और उसका ससुर उसके साथ इस तरह से गलत काम करते रहते हैं। अब ये दोस्तों कामनी सबसे बड़ी गलती ये कर जाती है कि वह इस बात के बारे में ना तो अपनी माँ संतोष देवी से जिक्र करती है और ना ही अपने पति फौजी मनोज सिंह से फोन कॉल करके इस बात के बारे में बताती है। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। एक तारीख आई जाती है 24 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास झेले सिंह अपने बेटे आनंद को कहता है कि चलो खेत में चलते हैं। और इसके बाद झेले सिंह और आनंद दोनों खेत में चले जाते हैं। खेत में 1 घंटे तक बाप और बेटा मिलकर कामकाज करते हैं, लेकिन उसी समय आनंद अपने मन में इच्छा जाहिर करने लगता है कि आज उसे अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारना है। जैसे ही ख्याल आनंद के मन में आने लगता है तो आनंद अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, आज मुझे जो है बैंक में जाना है, बैंक से मुझे 2,000 रुपये निकलवाने और रामफल को देने हैं। ये बात कही जाती है तो उसके जो पिता होते हैं आनंद को कहने लगते हैं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, खेत में मैं काम काज कर लूंगा। और इसके बाद आनंद तुरंत वहां से खड़ा होता है, अपनी मोटरसाइकिल को लेकर गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। उसकी भाभी कामनी घर का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही आनंद घर के अंदर प्रवेश करता है तो कामनी अपने मन में सोचने लगती है कि शायद आज भी इसके साथ वही गलत काम होने वाला है। और वास्तव में होने वाला ही होता है। इसके बाद कामनी रसोई के अंदर जाकर खाना तैयार करने लग जाती है और फिर आनंद होता है वह अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद सीधा रसोई के अंदर चला जाता है। अपनी भाभी कामनी को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है, उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसको कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश की तो ये यहीं गला दबा दूंगा। और इस तरीके से धमकी देने के बाद आनंद आज भी अपनी भाभी कामनी के साथ वही गलत काम करना शुरू कर देता है। आनंद इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। आनंद इस गलत काम को आज भी तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही आनंद का मन भर जाता है तो फिर इसके बाद कामनी को छोड़ दिया जाता है। कामनी से कहता है कि मैं शहर में बैंक जा रहा हूँ और इस बात को तुमने किसी को भी नहीं बतानी है, अगर किसी को बता दी तो मैं जान से मार दूंगा। तो दोस्तों, अभी लड़का काफी धमकी देने के बाद आनंद घर से बाहर निकलकर बैंक में पैसे लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद कामनी देवी फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं। आज भी कामनी उसी गलती को दोहरा चुकी होती हैं, लेकिन कामनी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और उसके बाद जब कामनी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसका ससुर खड़ा हुआ होता है और घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद अपनी बहू कामनी को कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। और उसके बाद कामनी जल्दी से अपने ससुर के लिए खाना लगा देती है। खाना लगाने के बाद जो कामनी होती है वह अपने कपड़े धोना शुरू कर देती है और जैसे ही वह कपड़े धो रही होती है तो आज इस ससुर की नीयत में भी फिर कमी आ जाती है। ससुर अपना खाना बीच में छोड़ता है और अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करके वह अपनी बहू कामनी को वहीं पर पकड़ता है, उसके मुंह पर हाथ रखता है, उसको घसीट के कमरे में ले जाता है और फिर उसके बाद भी इस महिला के साथ आज भी वही गलत काम करना शुरू कर देता है। इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इसका मन भर जाता है, काम खत्म हो जाता है, तो अपने बेटे आनंद की तरह इसको धमकी देता है और कामनी को बहुत डराता है, कहता है चुपचाप अपने इस बिस्तर पर पड़ी रहती है। इसके बावजूद इस मंदिर का जो ये सारा काम खत्म हो जाता है तो खाना खाने के बाद चुपचाप घर से निकलकर बाहर चला जाता है। अब ये महिला थक चुकी होती है, परेशान हो चुकी होती है। इस महिला के साथ अब आनंद भी आनंद को मौका मिलता था तो आनंद अपना फायदा इस महिला से उठा लिया करता था और जब भी इसके पिता को मौका मिलता था तो इसका पिता जो है इस महिला का फायदा उठा लिया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं, लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद
कामनी का शोषण लगातार होता रहता है। और अब कामनी थक चुकी होती है, परेशान हो चुकी होती है। इस तरीके से आती है 22 जनवरी 2025 का दिन, सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास वक्त होता है और कामनी उसी समय मोबाइल फोन उठाती है और अपने पति फौजी मनोज सिंह के पास फोन कॉल करती है। फौजी मनोज को कहने लगती है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे साथ दिन रात गलत काम होता है। मनोज फौजी अपनी पत्नी को पूछने लगता है कि पूरी बात बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और इसके बाद जो कामनी होती है अपनी पूरी कहानी एक एक पन्ना अपने पति के सामने खोलना शुरू कर देती है। कामनी अपने पति मनोज को कहने लगती है कि जो मेरा देवर आनंद है वो भी मेरे साथ गलत काम करता है, यहाँ तक कि तुम्हारा पिता भी मेरे साथ गलत काम करता है। अब जैसे ही फौजी मनोज अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनता है तो बड़ा हैरतगंज हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनोज अपनी पत्नी को कहने लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ही मैं गांव आ रहा हूँ और इस तरह से 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आई जाती है 23 जनवरी 2026 का दिन, सुबह के करीब 10 बजे के आसपास फौजी मनोज सिंह अपने गांव पहुंच जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है। उसने पूरी कहानी के बारे में पूछा था। कामनी फिर से अपनी पूरी कहानी अपने पति फौजी मनोज सिंह के सामने दोहरा देती है। मनोज फौजी अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पिता और मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत और गंदा काम किया है, इस बात की सजा इनको जरूर मिलेगी। फौजी मनोज सिंह अपनी पत्नी को कहने लगता है कि चलो पुलिस थाने चलते हैं, लेकिन जो कामनी होती है वो कहती है कि इससे हमारी भी बदनामी हो जाएगी, इस बात को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तुम अपने भाई को और अपने पिता से अच्छे तरीके से बातचीत कर लेना और फिर इसके बाद मुझे मेरे मायके छोड़ देना। फौजी यहाँ पर कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये एक तो मेडिकल शॉप पर जाता है, वहां से कुछ नींद की गोलियां खरीद कर लाता है। शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास नींद की गोलियां अपनी पत्नी कामनी को देता है, कहता है कि ये मेरे पिता और मेरे भाई के खाने में मिला देना। इसके बाद कामनी उस नींद की गोलियों को आनंद और मनवीर के खाने में मिला देती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास आनंद और मनवीर दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। इस तरीके से जैसी रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फौजी मनोज सिंह अपने कमरे से बाहर निकलता है, अपनी पत्नी के कमरे से देखता है कि दोनों जो है गहरी नींद में सो चुके हैं। फिर इसके बाद वह अपने भाई के कमरे में भी जाता है और देखता है कि उसका भाई भी गहरी नींद में सो चुका होता है। फौजी मनोज सिंह अपने घर में अंदर रखी हुई एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद वह अपने भाई के कमरे में जाता है, भाई की गर्दन कुल्हाड़ी के साथ काट देता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद फौजी मनोज सिंह अपने पिता के कमरे में जाता है और इसके बाद वह अपने पिता की गर्दन भी उस कुल्हाड़ी से उड़ा देता है। ये सब करने के बाद फौजी मनोज सिंह अपनी पत्नी कामनी को कहता है कि चलो इनकी लाशों को घर के आंगन में खड़े पेड़ के ऊपर लटका देते हैं। जिस तरीके से ये पाप पश्चाताप इनकी लाशों को पेड़ पर लटके हुए देखते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद रात के करीब 1:30 बजे के आसपास फौजी जो मनोज सिंह अपनी पत्नी कामनी को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद दरोगा के सामने अपनी पूरी कहानी को सुनाता है और जैसे ही पुलिस इनकी पूरी कहानी सुनती है तो इसके बाद जो है झेले सिंह और जो आनंद का शव होता है वह अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब इसके बाद पुलिस इस फौजी मनोज सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी होती है कि फौजी मनोज सिंह को आखिर में क्या सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में फौजी मनोज सिंह ने अपनी पत्नी के लिए अपने पिता और अपने भाई के साथ जो किया है वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों कभी कभी इंसान की एक गलती जो है पूरी उम्र भर का पछतावा कर देती है और वही आखिर इसके साथ होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस प्रकार थी आज की ये कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को या किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करना है। अगर ये महिला पहले से ही विरोध करती या अपने परिवार में ये बताती इस बात को तो शायद इनका जो घर है वो तबाह होने से बच जाता। अब इस तरीके से जब महिला ने नहीं बताया और अपने पति को जब बताया तो उसके पति ने ऐसा कदम उठाया कि आखिर सब जो है सुनकर हैरान हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये देख रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।